पार्क व संग्रहालय आदि नहीं बनाने हैं। आज विकास की बातें कर रहे हैं जिन्होंने पत्थरों के हाथी लगवाए। पूरी ताकत व विकास कार्यों को तेज गति देने पर ही लगेगी। कोई हमें डराए धमकाए न। सपा सरकार जो भी फैसले ले रही है उनकी फिर से जांच कराई जाएगी। तो अभी तो जांच करने का अधिकार मेरे हाथ में है। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अजीब किस्म की राजनीति चुनावी वर्ष में शुरू हो चुकी है। बात विकास से लेकर अब बदले की तरफ पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि इस बार वो चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। मायावती भी कहती हैं कि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन तल्खियां साफ झलक जाती हैं जब कल मायावती ने लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर वो सरकार में आएंगी तो समाजवादी सरकार की जांच कराएंगी उनके फैसलों की। पलटवार करने में मुख्यमंत्री ने देरी नहीं की। हालांकि वो सामान्य तौर पर मायावती के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हैं, लेकिन सब्र जवाब उनका भी दे गया। लेकिन उन्होंने अपनी भाषा में मायावती को जवाब दिया कि बुआ डराओ और धमकाओ नहीं, हम डरने वाले नहीं, और जिस जांच की आप बात करें वो जांच अभी भी मेरे पास है। यानी अखिलेश यादव के हाथ में मायावती की जांच है। संकेत साफ है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास के मुद्दे पर बातें जरूर होंगी, लेकिन दरअसल बदले की राजनीति भी इस प्रदेश में उतनी ही बड़ी और उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जब बात समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच होती है। वर्टिकल डिवीजन साफ दिखता है। तो विकास के नाम पर ये जो बदलापुर की राजनीति उत्तर प्रदेश में खेली जा रही है, इसके लेकर क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है और क्या इसका मकसद है, इस खास विषय पर चर्चा के लिए मैंने 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के एमएलसी और कद्दावर नेता मेरे साथ मौजूद हैं जो अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुभाष मिश्र मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और इलेक्ट्रॉनिक पैनल कमेटी के सदस्य भी हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत। शिव प्रताप शुक्ला जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। बुक्कल नवाब, मैंने बहुत अरसे बाद सुना कि अखिलेश यादव ने मायावती को जवाब दिया है, तो क्या अब आप भी उसी तरफ निकल गए हैं कि मायावती की कोई जांच वगैरह चल रही है, उसमें कुछ सख्ती दिखाने का कुछ उद्देश्य है क्या आप लोग का? देखिए, ऐसा है कि जिनकी मतलब जांच होना थी वो जांच हुई है, और जिनको कटहरे के पीछे जाना था वो कटहरे के पीछे वहां चले गए हैं। जेलों के अंदर अभी सलाखों के पीछे बंद हैं, और हम लोगों ने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है कि मतलब इस तरीके का जांच और पड़ताल हो। और ये है कि मुंगेरी लाल के सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से ये जो हमारे मायावती जी जो है ये मतलब मुंगेरी लाल के सपने देख रही है कि हमारी सरकार आ जाएगी, और हम आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से अंबेडकर जी का जो ये 14 तारीख को जो मतलब जन्म दिवस जो मनाया जाता है, तो हम मतलब चैलेंज के साथ कह सकते हैं, 100% श्योर होकर इस बात को हम कह सकते हैं, डंके की चोट पर इस बात को कह सकते हैं कि मायावती जी जो हैं वो अंबेडकर जी को दिल से मन से नहीं मानती। दिल से मन से अगर मानती होती तो वो पढ़ कर ना बोलती। वो जो लिखा हुआ होता है वो वही पढ़ कर बोलती हैं। अगर वहां पर लिखा हुआ है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि आपकी सरकार रिपीट करेगी, जांच कौन कराएगा? लेकिन मैं देखता हूं आप लोग के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। हमारी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। अगर उसके अंदर लिखा हो कि दलित खराब है तो ये क्योंकि पढ़ के बोलती है, मन से नहीं बोलती है, दिल से नहीं बोलती है। सुभाष मिश्रा जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा आपके पास। इसलिए मतलब ये कहेंगी कि दलित जो है खराब है। ऑल राइट, अभी पूरी बात हुई नहीं, थोड़ी सी बात। प्लीज अपने समय का अगली बारी की प्रतीक्षा करो। आपने खुद ही समय बर्बाद किया है। सुभाष मिश्रा जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। मायावती इतनी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है कि उन्हें क्यों लगता है कि वो सत्ता में आ ही रही हैं? और दूसरी बात, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जैसे वो पहले मुलायम को धमकाती थी, अब अखिलेश को भी धमकाया है। इसका मकसद क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है विजय जी, आपने कहा कि धमकाया, क्योंकि 2017 का चुनाव सामने है और लगभग अब 8-10 महीने का समय बाकी है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी अपनी पोस्चरिंग करनी है, और मायावती को ये लग रहा है कि शायद इस टाइम समाजवादी पार्टी और इसकी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक थोड़ा माहौल बनता जा रहा है। तो उस माहौल को अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ना जाए, अपने आप को एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप को करने की नहीं, समाजवादी पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो हम ही हरा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने
कल बहुत अपने आक्रामक तेवर ये दिखाए हैं कि नहीं, अगर आप हमको फिर से वोट करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी की जो सरकार के जो भी बुरे काम हैं उसकी हम जांच कराएंगे। तो कल जो उनका बयान था, मुझे लग रहा वो सिर्फ इसलिए है कि वो उत्तर प्रदेश में फिर से अपने आप को बड़े पॉलिटिकल प्लेयर के रूप में प्रोजेक्ट। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मायावती ये मानकर चल रही है कि अगली बार उनकी सत्ता आ रही है, जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की, शायद कल जिस तरह से थोड़ी भीड़ भी दिखी उसके कारण उनको लग रहा होगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 6-8-10 महीने हैं, बहुत जल्दी है ये बात कहना कि किसकी सरकार जा रही है, किसकी सरकार आ रही है। लेकिन ये निश्चित मायावती ने अपने आप को पहली बार मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने इस तरह से जवाब भी दिया है। सामान्य तौर पर वो बचते हैं। हाँ, अखिलेश यादव का स्वभाव नहीं है कि सीधे हमला करे किसी का नाम लेके या मायावती को खास तौर से। लेकिन जैसे कल उन्होंने कहा कि बुआ जी आप चिंता न करिए, जांच का मामला भी मेरे हाथ में है। और ये आप देखिए ब्रजेश जी, मैं बात कहूंगा, 4 साल हो गए, ये भले ही दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ये कहे कि हम जांच करा करके एक दूसरे पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो भी बहुजन समाज पार्टी के चाहे मेमोरियल्स को ले लीजिए, शुगर मिल्स को ले लीजिए, अगर इस सरकार में आप याद दिलाई कि क्या अखिलेश यादव ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? बस वो प्यादे फंसे छोटे मोटे। ओके, अशोक सिंह, मायावती के इस कॉन्फिडेंस के पीछे और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकास पर ही बात, चुनाव पर इस बार बात होगी या फिर बदले की सियासत निश्चित होगी? ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में 27 साल से हम सत्ता से बाहर हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी देखा है और समाजवादी पार्टी को देखा है और 6-6 महीने राखी की सरकार को भी देखा है, भाई बहनों की सरकार भी देखी है। तो अब मुझे कल के मुख्यमंत्री के बयान पे बड़ा आश्चर्य नजर आता है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच हमारे पास है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता जानना चाहती है कि वो कौन सा भ्रष्टाचार मायावती का है जो आप जांच नहीं करा रहे हैं, नंबर 1। दूसरा सवाल उठता है कि मुलायम सिंह यादव जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कहते हैं कि मायावती को जेल भेजेंगे, हमारी सरकार आती है। कितनी बार जेल भेजा है, कितनी बार भ्रष्टाचार की जांच की? और जब मायावती जी सत्ता से बाहर होती है तो लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का प्रयास करती है कि हमारी जब सरकार आएगी तो मुलायम के परिवार को जेल भेज देंगे। एक मामले में कार्रवाई बता दें दोनों दल, तो प्रदेश की जनता मुझे लगता है ब्रजेश जी बहकावे में आने वाली नहीं है। और अब धार्मिक 100 से ज्यादा बड़े दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इन सबसे मुक्ति चाहती है उत्तर प्रदेश का नौजवान, रोजगार चाहता है, परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश की जनता बेताब है कांग्रेस की सरकार लाने के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। ओके, शिव प्रताप शुक्ला जी, मैंने देखा 2014 का भी इलेक्शन कैंपेन और अब भी देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की तरफ जा रही है। अब आपके यहाँ कोई विकास की बात नहीं करता। अब तो आज जो जिस तरह के पोस्टर्स आए हैं उसको देखकर तो अब तो लग रहा है कि अब आप भगवान राम को ही भूल गए हैं। देखिए ब्रजेश जी, भगवान राम को भूलने की बात नहीं है। हम लोगों ने हमेशा इस बात को कहा है कि राम तो आस्था के केंद्र हैं, उनको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा क्या है। केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनको कन्हैया बना के चक्र लेके और बाकी विपक्ष को, अब वो जिसने भी किया है वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो कोई इस प्रकार के रहे होंगे। हम विकास की बात करते हैं। जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं उसमें मंत्री था और तब से विकास हम लोगों ने जब भी आए तब वो किए। उस समय भी उन्होंने बीडा, सीडा, गीडा, इन सभी का एक तौर पर वो किया था और उन्होंने ही निधियों को किया था। बुंदेलखंड विकास निधि पहली बार कल्याण सिंह जी के समय में आई थी। तो क्या मंदिर मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे आप जी? मंदिर के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, मंदिर के मुद्दे पर हम चुनाव कभी लड़ने की स्थिति में नहीं रहे। तो केशव मौर्य को लाए किस लिए हैं फिर? केशव मौर्य को लाए, कौन सा विकास पुरुष है वो? कुछ तो मुझे बताइए, कौन सा फूलपुर में या सिराथू में बहुत विकास का भारी काम कर दिया? विकास हार्ड लाइनर है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, और आप बात कर रहे हैं, आप तो इतने सीनियर लीडर हैं, हम तो अपेक्षा करते हैं आप तो कम से कम दर्शकों को सही बात बताएं। नहीं, हम बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। केशव मौर्य एक अच्छे कार्यकर्ता है। जो भी क्रिमिनल ऑफेंस की बात आ रही है वह उस समय का है जब वो विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में रहा करते थे, बीजेपी में नहीं रहा करते थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी को गोली मारने का काम किए, लोगों ने एक दंगे की स्थिति में लगा दिया था। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल का उनकी हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है। ऑल राइट बुक्कल नवाब, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप डर गए हैं थोड़ा मायावती के बयान के बाद। देखिए, मायावती जी का आपके मुंह से अब भी नहीं निकल रहा कि आपकी सरकार रिपीट करेगी। ऐसा है ब्रजेश जी, हमने मायावती जी के बारे में पहले ही बताया है कि जिला पंचायत सदस्य जो है पूरे प्रदेश, क्या आपको अखिलेश यादव के काम पर एतबार नहीं है क्या? तो हम वही तो बता रहे हैं। आप हमें बात तो सुनिए ब्रजेश जी। मैं तो सुन रहा हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर मेरी हो गई है, सदस्य आ रहे हैं, जीत कर आए। अरे एक नंबर की झूठ बोलती हैं वो जमाने गए। इनको लेके आने वाले हम ही हैं। काशीराम जी को जो हमने ही इनको मतलब वहां को ये फूटपुर से बार बार लड़ते थे, जहां के इनके अध्यक्ष अभी अब आप ही को धमका रही हैं। अरे वो क्या धमकाएंगे हमको?
हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो हम कहे के लिए इनसे डरेंगे? डरे वो जो चोरी करता है। तो हमने तो कोई चोरी इस तरह की नहीं है, हमने तो जनता का काम किया है, हमने बढ़ चढ़ के काम किया है। अगर बुंदेलखंड को देखें तो 730 किलोमीटर नहरें हमने 4 साल के अंदर जो है उसके अंदर पानी दे दिया है, और वहां के ऊपर जो है बुंदेलखंडी की अगर हम बात करें, यही तो पूछ रहा हूं आपके मुझे आवाज ही नहीं निकल रही थी। हम आज भी प्लीज बुंदेलखंड के लोग हम आपके बीच में नहीं बोलेंगे। अशोक प्लीज, अशोक भैया देखिए, प्लीज अशोक जी आप कंटिन्यू आपके बीच में कंटिन्यू। हाँ, हमने जो है वहां के ऊपर जो है सरकारी ट्यूबवेलों से और ये टैंकों से और बोरवेल से हमने 11.13 लाख हेक्टेयर जमीन खींचने का कार्य किया है। हमने जो कर दिया है हम उसको बता रहे हैं, जो करने वाले हैं वो बीजेपी की तरीके से हम उसको नहीं बताते। अरे हम बुंदेलखंड के अंदर गांव में 10-10 मेगावाट की सोलर लाइट का हम वहां व्यवस्था कर रहे हैं। ललितपुर के अंदर वहां पर सोलर लाइट से जो गांव जो है, बात सोलर लाइट की मैं कर ही नहीं रहा हूं। अरे हम विकास की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी विकास करती है, विकास की बात कर रहे हैं। तो डर क्यों रहे फिर? हम किसी कीमत पर डरने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था डराओ धमकाओ मत। नहीं, वो तो मतलब ये है कि उनको तो चाहिए एक मुद्दा चाहिए। ओके, मतलब ये सुभाष मिश्रा जी, ऑल राइट, प्लीज वेट। सुभाष मिश्रा जी, मुख्यमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा है या सचमुच वो सीरियस है? अगर ब्रजेश जी पिछले 4-4.5 साल का इतिहास देखें तो मुझे लगता है इसमें गंभीरता नहीं है। एक मायावती ने जो बात की उसका उन्होंने जवाब दिया है। मायावती को इस बात का जवाब दिया है कि आप एक तरह से मतलब सीमा में रहिए और इन बातों को मत करिए, क्योंकि अभी जांच के लिए मेरे पास समय है और हम चाहें तो जांच और आदेशित कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही तरह से इन बातों का बहुत मतलब नहीं। जैसा आपने शुरू में कहा कि विकास पर चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद चाहे जितना भारतीय जनता पार्टी बात कर ले, समाजवादी पार्टी बात कर ले, अंत में चुनाव आते आते आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत और सांप्रदायिक आधार पर हो ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास की इतनी बात की, लेकिन जब बिहार में चुनाव हुआ तो आपने देखा वहां गाय पर पूरा चुनाव लड़ा गया, पूरा गाय पर चुनाव लड़ा गया। गाय के लोहे के पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के बकायदा है। मुझे लगता है ठीक है, दोनों पार्टी विकास कर रहे हैं, विकास की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मुझे कहूंगा एक पॉलिटिकल यहाँ पर लैब है, एक कास्ट के ही आधार पर या कम्युनिटी के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, तो वही चुनाव आते आते धीरे धीरे स्थिति वही फाइनली बन जाएगी। तो ये मायावती ने बदले की बात कही क्यों? मकसद क्या है इसका पीछे? मैंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना या समाजवादी पार्टी की सरकार को दबाव में लेना? मुझे ये लगता है कि उसमें एक तो ब्यूरोक्रेसी के लिए भी मैसेज उन्होंने दिया है। ये कैसे मैसेज दिया है कि नहीं, आप थोड़ा सा एक दबाव में लेने की कोशिश की है कि अब आप धीरे धीरे करके दबाव में जो निर्णय है समाजवादी पार्टी की सरकार को मत लें, क्योंकि हम आ सकते हैं, हम आपकी जांच करा लेंगे। उससे हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी का एक वर्ग सहम जाए और निर्णय लेने में अपना दोबारा उसने बोल्ड डिसीजंस ना ले कि अब इलेक्शन आने वाला है, कि उनको एक मैसेज जा चुका है। तो जैसे आपने कहा कि उसके पीछे निर्णय क्या, तो मुझे लगता है दो, एक तो अपने आप को बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर स्टैब्लिश करना, और दूसरा सरकारी मशीनरी में खासतौर से आईएएस ऑफिसर के लिए एक मैसेज देना कि नहीं, आप तैयार रहिए, अगर आप गलत करिएगा तो हम आने वाले हैं। तो क्या इसी मकसद से उन्होंने क्रिकेट वाली बात कही थी कि आईएएस अफसर मैच तो जिता सकते हैं चुनाव? यही तभी मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी को जो बात कही है कि आईएएस अफसर मुख्यमंत्री को एक फ्रेंडली गेम में जिता तो सकते हैं, लेकिन चुनाव में नहीं जिता सकते, क्योंकि उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके अब 2017 का चुनाव है और अब शायद ब्यूरोक्रेसी समाजवादी पार्टी के सरकार में वैसे निर्णय सरकार और उसके अफसरों को दबाव में लो। ओके, अशोक सिंह, केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी में नियुक्ति, ये तो कह रहे हैं विकास की बात करेंगे, लेकिन आज काशी में तो मुझे जो कुछ दिखा वो विकास तो नहीं दिख रहा है। ब्रजेश जी, इत्तेफाक से आज राम, तो आप लोग भी क्या अपनी रणनीति बदलेंगे क्या? प्रशांत किशोर से कुछ बात हुई आप लोग की? इत्तेफाक से आज राम बोलेंगे और कहेंगे तो उन्हीं के कहे पे। और आपने बिल्कुल देश के सामने और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता के सामने ये जानना जरूरी है कि लफ्ज याद, घर वापसी और भारत मां की जैसे नारों से नहीं लगा तो एक अपराधी, मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जिनके दामन में दाग लगे हों, और आज हालत है कृष्ण की भूमिका, तो भी चुनावी वर्ष है, तो निश्चित तौर पर सपा और भारतीय जनता पार्टी की जो मिली भगत रही है, तमाम मुलायम सिंह जी ने भी कहा और अखिलेश ने कहा है कि हमें मालूम है हम कौन दंगे में शामिल है, मगर आज तक कार्रवाई नहीं की है। इन्हीं से मुक्ति चाहते उत्तर प्रदेश की जनता। मैं आपसे और विकास, तसल्ली से मेरा सवाल सुनिए, प्रशांत किशोर आप लोग के लिए क्या स्ट्रेटजी अब तैयार करें, क्योंकि इनके पास तो केशव मौर्य हैं, आपके पास कौन है? हमारे पास नेतृत्व है, कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव लड़ा जाता है। वो मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, आपके पास कौन है? मैंने कहा कि विचारधारा है, देश में विचारधारा चलती है, और इसी विचारधारा को जो तोड़ने का काम किया, बिहार में मोदी जी को बताना पड़ा
अंबेडकर का सपना था ब्रजेश जी कि जात टूटेगी तब भारत का निर्माण शिव होगा। प्रताप शुक्ला जी, आप मुझे बताओ कि 2 साल की जो आपकी केंद्र की सरकार अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर रही है, क्या इसके लिए भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आप फील करते हैं, तभी आपको इस तरह का तड़का लगाना पड़ रहा है हिंदुत्व का? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए, हमारी केंद्रीय सरकार जो है वो पहले भी जब आई थी तो ये साफ ये कही थी कि हम आएंगे तो देश में विकास की बात करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। आज भी विकास की बात करें, ग्राम उदय से लेकर के भारत उदय तक की बात वो करते हैं। शेष जितनी भी बातें हैं, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से कहीं न कहीं हर योजनाओं को ही जो पूरी तौर ग्रामोन्मुख हो और विकासोन्मुख हो, इस तरह से लेने का उन्होंने कभी भी राम के मुद्दे पर हम राजनीति करेंगे यह तब भी नहीं कहा था, आज भी नहीं कर रहा है, कल भी नहीं। तो मेरी तो हैरानी इसी बात की, केशव मौर्य को लाए क्यों हैं? नहीं, केशव मौर्य को हम लाए हैं कि एक हम कार्यकर्ताओं के बीच से लाएंगे, एक नौजवान कार्यकर्ता हमारे हैं, हमारे सांसद हैं, और निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा है। तो उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में हम ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं, इसने तो केशव मौर्य को। अच्छा, आप लोग सत्ता में आते हैं, मान लीजिए एक क्षण के लिए, तो आप किसकी जांच कराएंगे? आप भी कुछ बदला लेंगे? देखिए, जांच का हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि किसकी जांच कराएंगे, किसका कराएंगे। हम काम के प्रति आग्रही रहे हैं, और जब भी आए हैं तो काम की है। जांच कराने की बात तो हमेशा सपा और बसपा की किया करते हैं आपस में, कभी वो बुआ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति हमेशा थी। मैं तो वह दृश्य भी देखा हूं, मैं और ब्रह्मदत्त द्विवेदी 2 ही लोग थे जब मायावती जी उस स्टेट गेस्ट हाउस में, और किन स्थितियों में थी। हम केवल 2 लोग थे विधायक, हम दोनों लोग गए थे, तो कांपते हुए वह स्वर को भी देखा है। बाद में भाजपा ने उनको मदद किया, मुख्यमंत्री बनी, और वो भाजपा को भी डरा। और कल जो धमकी भरे शब्द सुने वो क्या थे? मैं वही तो कह रहा हूं, को डरा, हमको भी डराती हैं। मायावती जी की वो मैंने मुलायम सिंह का वो भी देखा है, जब मुलायम सिंह जैसा सीनियर व्यक्ति जाकर के बाहर बैठा है और मायावती जी काशीराम से अंदर बात कर रही थी। आज भी भले ही मुलायम सिंह हमारे वो हों, लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपकी इस समय मुलायम सिंह से मैं सिंपैथी समझ सकता हूं। नहीं, सिंपैथी की बात नहीं। देखिए, कुल मिलाकर के सिंपैथी तो कांग्रेस की और मुलायम सिंह की है, हमारी मुलायम सिंह की नहीं। ओके, बुक्कल नवाब, अब मुझे लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव में भले ही आप तक कह रहे हो कि आप विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन आजम खां के जिस तरह से बयान आते हैं उससे तो नहीं लगता कि आप लोग का कोई इरादा है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का। अब देखिए, ऐसा है कि जो काम हम कर चुके हैं आप उसी को आपने कौन सा बदले की राजनीति नहीं की? 6 मामलों में मायावती और उनके करीबी लोगों पर आपने जांच बिठाई, कौन से स्मारक और पत्थरों की आपने जांच नहीं कराई? सब तो कराया आपने। देखिए, ऐसा है कि हमने जो है जो ये मायावती जी हैं वो बात करते करते छूट गई थी कि जिस तरीके से ये बातें करती हैं, ये अम्बेडकर जी को तो छोड़िए, अब काशीराम जी को जो इनके साथ में रहते जिन्होंने इनको बनाया है उनको ये बर्दाश्त नहीं कर पाई मायावती जी, और उनका कद इन्हीं ने छोटा कर दिया और अपना कद बड़ा कर लिया। तो अगर भगवान अगर अम्बेडकर जी के साथ रहते होते, अम्बेडकर जी का भी ये कद जो थी छोटा कर देती और अपना ये बड़ा कद कर देती। ये उस टाइप की औरत है, ये इनकी मेंटेलिटी है, और ये खुद इस बात को मान रही है कि हमने। देखिए अशोक जी, अब बोले नहीं, आप गलत बोल रहे, आप गलत बोल रहे, आप जांच कराएंगे, आप गलत बोल रहे, हमको अपनी बात सी जांच है, हम बदलों की भावना से जांच है, हम बदले की भावना से काम नहीं करते, वो कौन सी आप बदले की भावना से काम करिए, हम बदले की भावना से काम नहीं करते। ओके, हम जो जांच क्यों कराए फिर मायावती करते, हम अब विकास का मायावती सरकार के फैसलों की जांच क्यों कराई अगर बदले की राजनीति नहीं करते हैं तो? बदले की राजनीति हमें करना ही नहीं है, हम बदले की राजनीति कभी भी नहीं करते। 6 जांचें ऐसी हैं जो आप लोगों ने मायावती सरकार की कराई थी। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आज मायावती जी कह रही कि पत्थरों को हम नहीं तराशेंगे, पार्कों को हम नहीं बनाएंगे, इसके मतलब ये कि विकास पिछली बार किया ही नहीं, हम जब विकास किया ही नहीं तो अब विकास करेंगे। सुभाष मिश्रा जी, हमने कर दिखाया है, 4 साल से भयभीत है ये। ओके, इमोशनल हो गई। सुभाष मिश्रा जी, मायावती का ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इस बार चौंका गया, जो उनकी परंपरागत तौर पर राजनीति रही है, स्मारक बनवाना, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाना, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में और खासतौर पर शेड्यूल्ड कास्ट में इस बात का प्राउड फीलिंग देना कि उन्होंने इतना बड़ा स्मारक बनाया। अचानक से मायावती ने यह रणनीति क्यों बदली? आपको क्यों लगता है कि अब वो विकास की बात ज्यादा कर रही है, स्मारक कह रही बनवाएंगी ही नहीं? थोड़ा ये बात गले उतर नहीं रही लोगों के। देखिए ब्रिजेश जी, इसको अगर उसमें देखा जाए पॉलिटिकल साइंस में कोर्स करेक्शन कहते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीतिक यात्रा में कोर्स करेक्शन करती हैं।
मायावती ने जो संदेश देने की दोबारा कोशिश की कि अगर अब की हम सत्ता में आए, लोगों ने हमको चुनाव जिता करके सरकार बनाने का मौका दिया, तो हम उस पर पैसा नहीं व्यस्त करेंगे। इसके पीछे रीजन यह कि अगर पिछले देखिए 2012 का चुनाव, मायावती के खिलाफ दो बड़े मुद्दे थे, एक तो एनआरएचएम का था और दूसरा ये जो मेमोरियल्स के लेकर के, दोनों में भ्रष्टाचार, मंत्रियों के भ्रष्टाचार। आपको याद होगा कि राहुल गांधी यही कैंपेन करते रहे कि केंद्र सरकार वहां से पैसा देती, यहां हाथी खा जाता है। एक ये बड़ा इशू था, अगर आपको याद हो। दूसरा अगर मुद्दा था तो एनआरएचएम। मुझे उसके ये कारण लग रहा है कि वो जो एनआरएचएम और ये जो मेमोरियल्स को लेकर जो दाग लगे थे उनको छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये है कि अपर कास्ट में पिछली बार इसको लेकर के नाराजगी थी कि जितने एग्रेसिवली उन्होंने इन मेमोरियल्स में, पार्क में पैसा खर्च किया और लगा कि शायद पूरे 5 साल में एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होकर काम हुआ है, उसको एक डाइल्यूट करने की कोशिश की है कि हम किसी तरह से नॉन दलित या अपर कास्ट लोगों को भी अपने साथ जोड़। लेकिन इस बात की गारंटी देने में मायावती मुझे लगता है विफल रही कि अगर वो सत्ता में आती है तो वही पुराने भ्रष्ट, चापलूस, निकम्मे, जातिवादी अफसर फिर उनको घेर लेंगे। हाँ, फिर वही सब करेंगे। तब मायावती खुद को फिर बंद कर लेंगी और यही अफसर उत्तर प्रदेश चलाएंगे। हाँ, जिन्होंने 2012 में इनकी सरकार डुबो दी थी। मायावती को इस बात को भी इंप्रेशन देना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि चंद अफसर ही पूरी सरकार चलाएंगे, वो किसी से मिलेंगे नहीं। और बाहर से इंप्रेशन बताए कि चंद अफसर के हाथ में कैप्टिव बन गई हैं कि किसी से मिलना नहीं, खाली घर से अपना ऑपरेट करना, ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है जिस तरह से कोर्स करेक्शन किया है, अगर उनको वाकई सत्ता में आना है तो इन सब चीजों के बारे में भी जनता को बताना पड़ेगा। अशोक सिंह, क्या आपको लगता है कि मायावती जिस तरह से आक्रामक राजनीति कर रही हैं और कांग्रेस के प्रति उन्होंने जिस तरीके का बर्ताव किया और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, आपको लगता नहीं कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा है? देखिए ब्रजेश जी, प्रदेश की जनता चाचा, कल उन्होंने अपने भाषण में 25% समय आपको दिया। मैं ब्रजेश जी वही बात कह रहा हूं, प्रदेश की जनता बाखूबी मायावती का शासन देखा और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी देखा। चाचा भतीजे, बुआ भतीजे, अब इनसे प्रदेश की जनता मुक्ति चाहती है। हालात क्या है, मायावती 5 साल सरकार में नहीं, एक जगह बता दें कि किसी दलित के घर में जाकर आंसू बहाए हो। आज हालात क्या, गाजियाबाद से लेकर अगर राहुल गांधी चला जाता तो दर्द होता सपा। गाजियाबाद से लेकर और चुनार तक। गुस्सा मत करिए नवाब साहब, एक वर्ग के अधिकारी, लखनऊ के नवाब है, आपको गुस्सा नहीं होगा। सच कड़वा लगता है नवाब साहब, ये चुनावी वर्ष है, बुक्कल समाज साहब को जरूर कड़वा लगेगा। हालात क्या है, गाजियाबाद से लेकर चुनार तक विजय जी चले जाइए, एक वर्ग के अधिकारी, दलित या तमाम जिस तरीके के भ्रष्टाचार, खनन के मामले, तो हमें दो जिलाधिकारी के अलावा और बहुत सारे उत्तर प्रदेश में प्रयोग हो गए, बहुत सारे प्रयोग हो गए। अब जनता परिवर्तन चाहती है, अब इन लोगों से मुक्ति चाहती है, एक परिवार से मुक्ति चाहती है, एक भ्रष्टाचार से मुक्ति और दंगों से मुक्ति चाहती है। और इस विश्वास के साथ विजय जी, इस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब प्रयोग बंद हो जाए। ऑल राइट। शिव प्रताप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सीधे सीधे विकास का मुद्दा होगा कि जिस विकास को हम लोगों ने छोड़ा था कल्याण सिंह के समय में, राजनाथ सिंह के समय में, उस विकास को हम फिर आगे ले आकर के उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और सबके व्यवस्था की बात करेंगे। औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी तौर पर मुद्दा रहेगा। ओके, चीफ मिनिस्टर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस बार आपके चुनाव प्रभारी कौन होगा? किसको आप लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव प्रभारी बनाने की? नहीं, चुनाव प्रभारी तो अभी सेंट्रल कैंपेन कमेटी का कोई चेयरमैन तो बनेगा। आपको क्या लगता है कि क्या राजनाथ सिंह ठीक होंगे इस पद के लिए? राजनाथ सिंह अनुभवी व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति है और राजनाथ सिंह का बहुत अनुभव है। अगर उस अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा तो बहुत फायदा होगा। अगर राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश में बीजेपी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पे लाती है तो क्या आपको लगता है कि आप लोग ज्यादा मजबूत स्थिति में होंगे? देखिए, ये विषय अभी हम इस नाते नहीं कह सकते हैं कि ये डिसाइड करने का काम सेंटर का है। राजनाथ जी जिस बड़े पद पर हैं, उसके आधार पर फिर उत्तर प्रदेश में आकर के वो करेंगे कि नहीं करेंगे, आप मतलब खारिज करते हैं उनके दावे। निश्चित रूप से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका राजनाथ सिंह की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बुक्कल नवाब, सुभाष मिश्र, मंत्री कहलाते थे, शिव प्रताप शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी बहस में शिरकत करने के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में बात जब सियासत की होती है और बात जब चुनाव की होती है, तब सारे नियम, सारे कानून, सारी बड़ी बड़ी बातें भी फेल होती हैं। विकास से चलने वाली बात बाद में जब चुनाव नजदीक आता है तो बदले में बदल जाती है और जेल तक पहुंच जाती है। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद।